आज का टॉपिक है वर्तनी शिक्षण की विधियाँ। वर्तनी शिक्षण अत्यंत नीरस एवं दुरूह कार्य है। अतीत काल में वर्तनी शिक्षण में श्रुत लेख लिखने एवं शब्दों को कंठस्थ करने पर विशेष बल दिया जाता था। वर्तमान समय में शिक्षण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है तथा खेल विधि द्वारा नीरस एवं कठिन विषय को रुचिपूर्ण एवं सरल बनाने का प्रयास किया जाता है। वर्तनी शिक्षण में भी खेल विधि को अधिक प्रोत्साहन दिया गया है क्योंकि बच्चे खेल में अधिक रुचि रखते हैं। इस संदर्भ में रायबर्न महोदय लिखते हैं, शब्दों की वर्तनी को हम 3 प्रमुख साधनों दृष्टि, श्रवण और मांसपेशियों की क्रियाओं द्वारा सीख सकते हैं। इस प्रकार शब्दों की वर्तनी सीखने की सबसे उत्तम विधि वह होगी जिसमें ये तीनों या इसमें से कम 2 का प्रयोग किया जाए। हिंदी वर्तनी शिक्षण की प्रमुख विधियां देखिए। नंबर 1 अभ्यास विधि, नंबर 2 खेल विधि, नंबर 3 प्रतिलेख विधि, नंबर 4 श्रुतलेख विधि, नंबर 5 शब्दकोश विधि, नंबर 6 वर्तनी परीक्षण विधि। अब देखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले देखते हैं अभ्यास विधि क्या है। यह विधि परंपरागत विधि के रूप में भी जानी जाती है। इस विधि के अंतर्गत हिंदी शब्दों की सूची उनकी महत्ता के अनुसार तैयार की जाती है। शिक्षक इन शब्दों की वर्तनी का एक एक करके अभ्यास कराता है और छात्रों को कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करता है। छात्र बार बार पढ़ते हुए कंठस्थ कर लेते हैं। इससे छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ वे उनका शुद्ध उच्चारण करना भी सीख जाते हैं। अब देखिए खेल विधि। इस विधि का उपयोग भी हिंदी वर्तनी शिक्षण में सफलता से किया जा सकता है। यह विधि खेल से संबंधित क्रियाओं पर आधारित होती है, अतः छात्र इसमें विशेष रुचि लेते हैं। इसमें छात्रों के मस्तिष्क पर अनावश्यक भार नहीं पड़ता है। छात्र खेल खेल में ही बहुत से हिंदी शब्दों से परिचित हो जाते हैं। हिंदी शिक्षण में वर्तनी खेल निम्नलिखित हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से वर्तनी खेल हो सकते हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 शिक्षक श्यामपट्ट पर कोई एक शब्द लिखकर उससे अधिक से अधिक शब्द बनाने के लिए छात्रों को कह सकता है। अध्यापक ने श्यामपट्ट पर कोई एक शब्द लिखा और छात्रों से बोला कि आप इससे संबंधित अधिक से अधिक शब्द बनाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पठ लिख दिया। पठ से कई शब्द बनाने के लिए जो है छात्रों को बोला गया। छात्रों ने बनाया पठन, पाठ, पठनीय आदि। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक कोई एक शब्द श्यामपट्ट पर लिखकर छात्रों को यह निर्देश दे सकता है कि प्रदत्त शब्द के अक्षरों द्वारा अधिक से अधिक सार्थक शब्द बनाओ। जैसे कमल लिख दिया। कमल से जो है संबंधित जो है सार्थक शब्द बनाने के लिए छात्रों को बोलते हैं। छात्र बनाते हैं कल, कलश, मन, मगन, मधुर, लक्ष्मण, लखनऊ। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षक छात्रों को 2 वर्गों में विभाजित करके एक वर्ग के किसी भी छात्र को कोई एक शब्द बोलने को कहता है। दूसरे वर्ग के छात्रों को ऐसा शब्द बनाने को कहा जाता है जिसका प्रथम अक्षर पहले बोले हुए शब्द के अंतिम अक्षर यानी वर्ण के समान हो। इस प्रकार यह प्रक्रिया निर्धारित समय तक चलती रहती है। तो इस तरह से हम लोग कक्षा में खेल विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रतिलेखन विधि। आवाज आ रही है? श्वेता आवाज आ रही है? देखिए प्रतिलेखन विधि। प्रतिलेखन से अभिप्राय श्यामपट्ट या पुस्तक के नकल लिखने से है। श्यामपट्ट पर जो भी अध्यापक लिखता है,
ठीक है, उसको हूबहू छात्र अपनी पुस्तिका पे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं या नकल करते हैं। ठीक है, तो प्रतिलेखन में हम क्या करते हैं, हूबहू जो है नकल करते हैं, जैसा लिखा है वैसा ही देख के लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पुस्तक से किसी गद्य खंड से आपको इमला लिखने के लिए कहा जाता है ना, तो आप उस गद्य खंड का जो है उतना भाग जो है सेम टू सेम जो है लिखते हैं, या जैसा लिखा है वैसा ही नकल करके आप लिख देते हैं, तो प्रतिलेखन होता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखित कठिन शब्दों अथवा पाठ्य पुस्तक से कठिन शब्दों को छात्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं पर लिखने को कहा जाता है। इस प्रकार के अभ्यास से छात्रों के मस्तिष्क में शब्द चित्र सुदृढ़ हो जाते हैं, इससे शब्दों की वर्तनी शुद्ध हो जाती है। तो प्रतिलेखन विधि में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक में जो कठिन शब्द है वो छात्रों को उनकी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखने के लिए बोलते हैं। इस प्रकार अभ्यास से छात्रों के मस्तिष्क में जो शब्द चित्र हैं वो सुदृढ़ हो जाते हैं, इससे शब्दों की वर्तनी शुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट विधि देखिए, श्रुत लेख विधि। कौन सी विधि, श्रुत लेख विधि। यद्यपि श्रुत लेख विधि का मुख्य उद्देश्य वर्तनी शिक्षण नहीं है, फिर भी वर्तनी शिक्षण में यह विशेष उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके अंतर्गत छात्र को अपने मन और मस्तिष्क को सक्रिय एवं सतर्क रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें हिंदी ध्वनियों को शुद्ध रूप में सुनकर एवं समझकर लिखना होता है। शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए शब्दों की वर्तनी पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, इससे छात्रों को शुद्ध वर्तनी का अभ्यास हो जाता है। जयस्पर्सन इस संबंध में लिखते हैं, श्रुत लेख विधि के संबंध में, श्रुत लेख बोले हुए शब्दों पदों को शीघ्र समझने में छात्रों को प्रशिक्षित करता है तथा इसके द्वारा शिक्षक भी छात्रों की बोधगम्यता के प्रति अनुमान लगा सकता है। सामान्यतः छात्रों को अपने लिखे हुए शब्द पद भलीभांति स्मरण भी रहते हैं। अब देखिए शब्दकोश विधि। इस विधि का उपयोग वर्तनी की शुद्धता के लिए किया जाता है। जी श्वेता। श्रुतलेख, जैसे आपको जो है बोलते हैं ना और आप लिखते हैं सुन के लिखते हैं, जैसे इमला कभी कभी बोल बोल के लिखाया जाता था है, अब फिर आप लिखते हैं। ठीक है, इसमें हमने बताया तो है, आप ध्यान नहीं दे रही हैं। श्रुत लेख विधि के अंतर्गत फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत छात्र को अपने मन और मस्तिष्क को सक्रिय एवं सतर्क रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें हिंदी ध्वनियों को शुद्ध रूप में सुनकर एवं समझकर लिखना होता है। श्रुत लेख में होता क्या है कि जो शिक्षक है आपका, वो आपको जो है जो भी शब्द है या कोई गद्यखंड है, ठीक है, उसको जो है बोलकर जो है आपको जो है बोलेगा और आपको लिखना होता है। तो उसमें क्या करना होता है आपको आपको जो है बहुत ही अपने मन और मस्तिष्क को क्या करना पड़ता है, सक्रिय रखना पड़ता है कि सर क्या बोल रहे हैं, है ना। उस शब्द को बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। जब तक आप उसकी ध्वनियों को ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक कैसे आप लिख पाएंगे। समझ में आया श्वेता? श्वेता, श्रुतलेख समझी? हाँ, तो देखिए इसमें हिंदी ध्वनियों को शुद्ध रूप में सुनकर एवं समझकर लिखना होता है। शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए शब्दों की वर्तनी पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, इससे छात्रों को शुद्ध वर्तनी का अभ्यास हो जाता है। इस संबंध में जयस्पर्सन लिखते हैं कि श्रुत लेख बोले हुए शब्दों पदों को शीघ्र समझने में छात्रों को प्रशिक्षित करता है तथा इसके द्वारा शिक्षक भी छात्रों की बोधगम्यता के प्रति अनुमान लगा सकता है। सामान्यतः छात्रों को अपने लिखे हुए शब्द पद भलीभांति स्मरण भी रहते हैं। नेक्स्ट देखिए शब्दकोश विधि। शब्दकोश विधि,
इस विधि का उपयोग वर्तनी की शुद्धता के लिए किया जाता है। इस तरह अनुसार शब्दावली में वृद्धि के कारण नए नए शब्द छात्रों के सामने आते हैं, जिनके पढ़ने, लिखने और समझने में छात्रों को कठिनाई होती है। इसके निदान का सरल उपाय शब्दकोश का उपयोग ही है। शिक्षक छात्रों को शब्दकोश का उपयोग करना सिखाए और इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करे। इससे छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होगी। वर्तनी में शुद्धता आती है और शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। शब्दकोश से क्या होता है कि आप नए नए शब्द सीखते हैं, इससे आपके शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है और आपकी जो वर्तनी है उसमें भी शुद्धता आती है। क्लियर है? साथ ही शिक्षकों को छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए अवसर भी मिल जाता है। इसके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण अधिक उपयोगी है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण भी आप इसके लिए बना सकते हैं। देखिए, जैसे बनाया आप पुनः स्मरण परीक्षण, पहला बनाया आपने, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके उनके समक्ष प्रदत्त कोष्टक में लिखिए। और आपने 3 शब्द दे दिए, राज, स्त्री, जन्म, और छात्रों से पूछा कि इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है। जो भी शब्द शुद्ध है उसके सामने कोष्टक बनाकर जो है लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षण बना सकते हैं। इसमें निम्नलिखित शब्दों में रिक्त वर्णों, अक्षरों की पूर्ति करके शुद्ध कीजिए। खाली स्थान हिंदी में भी जो है एक पूरा जो है शब्द लेते हैं, ठीक है, और उसमें जो है बीच बीच में जो वर्ण है वो खाली कर देते हैं। ठीक, और फिर छात्रों से बोलते हैं कि आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐतिहासिक लिखा हुआ है, ऐतिहासिक, तो इसमें जो है हम एक शब्द, एक वर्ण जो है हटा देते हैं, कोई भी वर्ण हटा दें। ठीक है, और फिर छात्रों से बोलते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो छात्र फिर उसे करते हैं। जैसे स्वाभिमान, ठीक है, तो उसमें जो है एक वर्ण हटा देते हैं और उसकी पूर्ति करने के लिए छात्रों को बोलते हैं। इसी तरह से एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण भी बना सकते हैं। इसके अंतर्गत वर्तनी यदि शुद्ध है तो अशुद्ध, और अगर अशुद्ध हो तो शुद्ध को जो है काट देते हैं। जैसे कोई शब्द है, शब्द के सामने जो है हम लिख देते हैं शुद्ध और अशुद्ध। अगर शब्द हमारा गलत लिखा हुआ है यानी अशुद्ध है, ठीक है, तो उसमें हम शुद्ध को जो है काट देते हैं। ठीक, और अगर सही है, शुद्ध है, तो अशुद्ध को काट देते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम परीक्षण का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण। निम्नलिखित शब्दों के समूह में से शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाएं। जैसे आपने बहुत सारे शब्द जो है लिख के दे दिए और छात्रों से ये बोले कि आप देखें शब्द समूहों में से जो शब्द शुद्ध है उस पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, जैसे मातृभाषा, 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 एक लाइन में लिख दिया। दूसरे लाइन में महर्षि, महर्षि, महर्षि लिख दिया। तीसरे में लिख दिया मधुर, मधुर, मधर। अब इसमें छात्रों को हम बोलते हैं कि शब्द समूहों में से शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाइए। जो भी शब्द शुद्ध है उस पर सही का निशान लगाने को छात्रों को बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं मिलान परीक्षण। मिलान परीक्षण में क्या करते हैं नीचे 3 स्तंभ दिए हैं। प्रथम स्तंभ में शब्द लिखते हैं, दूसरे में उन शब्दों के अर्थ लिखते हैं, और तृतीय स्तंभ में प्रत्येक अर्थ के सामने उसके वास्तविक शब्द को लिखते हैं। ठीक, उसका वास्तविक शब्द क्या है, और फिर छात्रों को मिलान करने के लिए बोलते हैं। आप देखिए, यदि उपयुक्त विधियों का उपयोग करके वर्तनी की शिक्षा दी जाए तो निसंदेह छात्रों की वर्तनी में शुद्धता लाई जा सकती है। यद्यपि हिंदी भाषा का व्याकरण अति व्यापक है, फिर भी
छात्रों को हिंदी भाषा के व्याकरण का सामान्य ज्ञान अवश्य कराना चाहिए। व्याकरण का ज्ञान हो जाने पर छात्र वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कम करेंगे। इससे छात्रों का उच्चारण शुद्ध होगा और उनकी भाषा भी परिमार्जित होगी। आवाज मिल रही है सभी को? उद्धारक आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यहाँ यहाँ पर परमार्जित का मतलब क्या है? परमार्जित बताइए। परिमार्जित आवाज आप सबको नहीं मिल रही है क्या? रिस्पांस नहीं आ रहा आप लोगों का। फिर से ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। हम लोग बात कर रहे थे, जितनी भी अभी हमने आपको वर्तनी शिक्षण की विधियां बताई है, अभ्यास विधि, खेल विधि, प्रतिलेख विधि, श्रुतलेख विधि, शब्दकोश विधि, वर्तनी परीक्षण विधि, ठीक है। इन विधियों का उपयोग करके हम वर्तनी की शिक्षा अगर दें तो निस्संदेह छात्रों की वर्तनी में शुद्धता लाई जा सकती है। यद्यपि हिंदी भाषा का व्याकरण अति व्यापक है, फिर भी छात्रों को हिंदी भाषा के व्याकरण का सामान्य ज्ञान अवश्य कराना चाहिए। व्याकरण का ज्ञान हो जाने पर छात्र वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कम करेंगे। जब विद्यार्थियों को व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा तो जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं वो जो है छात्र कम करेंगे। इससे छात्रों का उच्चारण क्या होगा? शुद्ध होगा और उनकी भाषा भी परिमार्जित होगी। परिमार्जित का मतलब क्या है यहाँ पर? श्वेता? नहीं 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 नहीं, परिमार्जित का मतलब नहीं नहीं नहीं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। होता क्या है कि जब आप व्याकरण व्याकरण का जब आपको ज्ञान हो जाता है तो जो छात्र हैं वो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कम करेंगे। इससे जो छात्रों का उच्चारण है वो शुद्ध होगा और उनकी जो भाषा है वो परिमार्जित होगी। तो यहाँ परिमार्जित होने का आशय है कि जो भी आप नहीं नहीं नहीं, सीमित नहीं होगी, व्याकरण सम्मत होगी, मतलब व्याकरण की कसौटी पर कसी होगी, ठीक है। परिमार भाषा आपकी जो है व्याकरण सम्मत होगी, ठीक है। व्याकरण के दायरे में रहकर व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखकर आप भाषा शैली का प्रयोग करेंगे। यहाँ ये मतलब है भाषा भी परिमार्जित होगी, मतलब आप व्याकरण की कसौटी पर कसते हुए ही भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसा आप कब कर पाएंगे? जब आपको व्याकरण के नियमों का ज्ञान हो जाएगा, तभी तो आप व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर पाएंगे। बताइए। जब तक आप व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होगा, व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, तो आप व्याकरण युक्त भाषा कैसे बोल पाएंगे? हम्म? हाँ श्वेता बताओ। हाँ 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 हाँ, एकदम शुद्ध परिमार्जित। यहाँ परिमार्जित का मतलब है शुद्ध से, शुद्ध परिमार्जित कहते नहीं है। हम्म? ठीक है। आपने दैनिक जीवन में शब्दों को सुना होगा, शुद्ध परिमार्जित, ठीक। तो ये साहित्यिक वर्ड है। जब भी आप भाषा का प्रयोग करेंगे तो जब भाषा आपकी व्याकरण सम्मत होगी तब वो शुद्ध और परिमार्जित होगी, है ना। कहते नहीं है कि फला सर कितना शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं या शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। तो वो क्या है? व्याकरण सम्मत है, व्याकरण की कसौटी पर कसी है, ठीक है। व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखकर जो है बोल रहे हैं, तो उससे क्या होगा? अशुद्धियां कम होंगी। जब आपको वर्तनी संबंधी नियमों का ज्ञान होगा तो जो
अशुद्धियां हैं उनकी संभावनाएं जो है बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगी। तो जो छात्रों का उच्चारण है वो भी शुद्ध होगा और साथ ही साथ क्या होगा, उनकी भाषा भी जो है शुद्ध और परिमार्जित होगी। आगे देखिए, अतः वर्तनी की शिक्षा के विषय में हिंदी शिक्षक के साथ साथ अन्य विषयाध्यापकों को भी समुचित ध्यान देना चाहिए। देखिए, वर्तनी के संदर्भ में जो हिंदी शिक्षक है वो तो ध्यान देता ही है, साथ ही साथ जो भी आपके अन्य विषय अध्यापक हैं, जो अन्य विषय पढ़ाते हैं हिंदी के अलावा, उन्हें भी जो है आपकी वर्तनी पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, इसके लिए समन्वित प्रयास ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ठीक, सभी लोगों को जो है इस पे ध्यान देना चाहिए। अब बताइए, किसी को कोई दिक्कत? वर्तनी शिक्षण की विधियां कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई? हाँ जी जी, एकदम सही समझ पा रहे हो, वास्तविक शब्द लिखना है। ठीक है, सही बता रहे हैं श्वेता। आपको पीडीएफ मिल गई थी ना? ठीक, पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। नियम पढ़े हैं वर्तनी की अशुद्धियों के, जो कल डिस्कस कर रहे थे हम लोग। कल हम बताए ना आपको हिंदी वर्तनी के नियम, हिंदी वर्तनी के हाँ जी, हाँ जी जी, टफ लैंग्वेज है, अब हिंदी वर्तनी के नियम है तो उनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। वर्तनीय अशुद्धियों के कारण भी पढ़ा दिया था। ठीक, और वर्तनीय अशुद्धियों के निवारण हेतु कुछ उपाय हैं, वो देख लीजिए आप। वर्तनीय अशुद्धियों का निवारण कैसे करेंगे आप? ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, पहला है शुद्ध उच्चारण की शिक्षा। वर्तनी की शुद्धता के लिए उच्चारण की शुद्धता आवश्यक है, अतः शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह छात्रों के उच्चारण को शुद्ध कराने का प्रयास करे, जिससे वर्तनी में शुद्धता आ जाएगी। इस संबंध में रायबर्न लिखते हैं, शुद्ध उच्चारण की शिक्षा बालक को शुद्ध वर्तनी सिखाने में अधिक सहायता देगी। दूसरा पॉइंट है हिंदी वर्णमाला एवं मात्राओं का पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान। छात्रों को हिंदी वर्णमाला एवं मात्राओं का समुचित ज्ञान प्रारंभ में ही करा देना चाहिए, जिससे वर्तनी की अशुद्धियां स्वतः कम हो जाएंगी। नेक्स्ट, अनुस्वर एवं अनुनासिक का ज्ञान। छात्रों को अनुस्वर, अनुनासिक और चंद्र बिंदु में विभेद बताते हुए उनके यथा स्थान प्रयोग का भी ज्ञान करा देना चाहिए, जिससे छात्र वर्तनी की अशुद्धियां नहीं करेंगे। नेक्स्ट, धातुओं एवं संज्ञाओं के रूपांतरों का ज्ञान। छात्रों को धातुओं एवं संज्ञाओं के रूपांतरों का स्पष्ट ज्ञान करा देने से वर्तनी की अशुद्धियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट, वर्तनी का अभ्यास। छात्रों को कठिन शब्दों के लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। जिन शब्दों में छात्र वर्तनी की अधिक अशुद्धियां करते हैं, उन शब्दों को छात्रों द्वारा 10-10 बार या कई बार लिखवाना चाहिए। इससे छात्रों के हाथ तथा नेत्र क्या होते हैं, प्रशिक्षित हो जाते हैं। जब वो किसी शब्द को बार बार लिखते हैं तो फिर वो अशुद्धि करने में बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं करते हैं। होता क्या है कि वो जो है, जो हाथ और नेत्र हैं वो प्रशिक्षित होते हैं और पुनः उन शब्दों में वर्तनी की अशुद्धियां छात्र नहीं करते हैं जब एक शब्द को कई बार लिखते हैं। ठीक है, क्लियर? करिश्मा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, पढ़िए, ध्यान दीजिए। पीडीएफ भेज दिया था, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, पूर्ण ध्यान एवं सावधानी पर बल देना। शिक्षकों को छात्रों के लिखने के समय ध्यान पूर्वक सुनने
एवं सावधानी से लिखने के लिए विशेष बल देना चाहिए। नेक्स्ट है पठन की शिक्षा। छात्रों को पढ़ने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे वे शुद्ध पढ़ सकें। छात्रों को पढ़ते समय शब्द के प्रत्येक अक्षर को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और सोच समझकर पढ़ना चाहिए। इससे बहुत से शब्द स्मृति में आ जाते हैं और शुद्ध वर्तनी की जो क्षमता है हमारी वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है लेखन की शिक्षा। छात्रों से अनुलेखन, प्रतिलेखन और श्रुतलेख लिखवाने चाहिए। ध्यानपूर्वक और सावधानी से लिखने पर वर्तनी में शुद्धता आती है। प्रारंभिक कक्षाओं में हिंदी लिखते समय उसका उच्चारण कराना भी उपयोगी होता है। इससे छात्रों के हाथ, मुंह और नेत्र तीनों ही क्रियाशील रहते हैं और प्रशिक्षित होते हैं। तो वर्तनी अशुद्धियों को दूर करने के लिए कुछ उपाय थे जो अभी हमने आपको बताए हैं। शुद्ध उच्चारण की शिक्षा, हिंदी वर्णमाला एवं मात्राओं का पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान, अनुस्वर एवं अनुनासिक का ज्ञान, धातु एवं संज्ञाओं के रूपांतरों का ज्ञान, वर्तनी का अभ्यास, पूर्ण ध्यान एवं सावधानी पर बल देना, पठन की शिक्षा, लेखन की शिक्षा इत्यादि बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो अशुद्धियां हैं उनको हम कम कर सकते हैं वर्तनी शिक्षण की। ओके, और किसी को कोई दिक्कत या कोई प्रश्न, कोई कंफ्यूजन बताइए। आज आनंद है, करिश्मा खान है, रूबी मौर्य है, श्वेता है, उद्धारक है। ठीक है, आकाश नहीं है, विकास दीक्षित नहीं है और पूजा पाल नहीं है। चलिए, तो बताइए, आप लोगों को कुछ पूछना है? अनुस्वर एवं अनुनासिक का ज्ञान कराना है। अब देखिए, आप तीनों बिंदु अनुस्वर कैसे बनते हैं, अनुनासिक कैसे बनते हैं, चंद्र बिंदु वाले कैसे बनते हैं, है ना। ये तो शब्दों को आपको देखना पड़ेगा ना, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं श्वेता। इसको तो आपको बेसिक चीज़ें हैं वो देखना पड़ेगा। यहाँ तो हम सिर्फ मैथडोलॉजी पढ़ाएंगे ना, अब ऐसा थोड़ा नहीं है अब हम आपको यहाँ चंद्रबिंदी लगाना बताएंगे। ये तो आप देखिए तीनों में अंतर कैसे होता है ना। नहीं, तो इस तरह से जो आपका वर्तनी शिक्षण है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो कौशल है वो हिंदी में भाषण या उच्चारण कौशल, जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और टाइमिंग यही रहेगी 9 से 10। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? करिश्मा, 9 से 10 आपको दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ श्वेता बताओ। जी जी, वही हम सोच रहे हैं ना कि 2:15 से 3 होती है, टाइम नहीं मिलता आपको। ठीक है, तो ये 9 से 10 ही कर देते हैं हिंदी का। ठीक, चलिए चलिए, तो फिर कल की क्लास फिर 9 से 10 में होगी। ठीक है, ओके, फिर क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ ओके, हाँ सुधार हो रहा है बेटा, सुधार हो रहा है लगातार। चलिए, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए सब लोग हैं। चलिए, कोई बात नहीं करिश्मा, ठीक है, कोविड का समय है, समस्याएं हैं सबके साथ, तो थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लीजिएगा आप सब लोग, पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो कल बताइएगा। ठीक है, ओके, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।